हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आप सभी का कहना था कि हमें पॉलिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने चाहिए, लेकिन देखिए 6, 7, 8 तीनों के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद टाइप और फिर वीडियो रिकॉर्ड, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन 6th क्लास की आज हम डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं क्योंकि इस बुक में ग्राम सभा, इसके अलावा ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है। तो उस ग्रंथ का नाम है केसर सागा। देखिए, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बस एक ही दिन बचा है, कल आपका एग्ज़ाम है और इसलिए हम जितने जल्दी ये क्वेश्चन हो सकेंगे उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम का जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। अगला है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। तो नेहरू जी ने विविधता में एकता या अनेकता में एकता का विचार दिया था। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो विकलांग शब्द है जो कि बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बच्चा किसी काम को करने में असमर्थ है तो उसे विकलांग बच्चा कहा जाता था। तो उस शब्द को बदलकर उसके लिए अब कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा खास ज़रूरतों वाले बच्चे। नेक्स्ट है कि रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं। तो जब हम सभी लोगों को, यानी कि हमारे सामने किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लोग हों, उनको मतलब जैसे हम किसी विशेष धर्म की बात करें तो उस धर्म के अगर सभी लोगों को, अगर आपके साथ कोई नकारात्मक घटना हुई है उस धर्म के व्यक्ति से संबंधित, तो उस धर्म के जितने भी व्यक्ति आपको मिलेंगे उन सभी को आप एक ही छवि में, एक ही इमेज उनके अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं या उनके बारे में कोई भी राय या पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है और अक्सर ये नकारात्मक रूप में होती है, अक्सर, हमेशा नहीं। नेक्स्ट है कि दलित का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दबाया गया या कुचला गया, ये इस शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि राजतंत्रीय सरकार क्या है। तो जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। अगला है लोकतंत्र क्या है। तो जब लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति, यानी कि लोगों का ही एक तरीके से अप्रत्यक्ष शासन होता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट है कि सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है। तो महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार को मांगने के लिए जो आंदोलन किया था वो सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो कब मिला। तो 1920 में मिला था। और वहीं अगर हम इंग्लैंड की औरतों की बात करें तो उनको ये अधिकार 1928 में मिला था। अगला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी नेता ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। तो देखिए, अफ्रीका में रंग भेद काफ़ी होता था और इसके खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया था वो थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना। तो 1994 में, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1994 में ही एक लोकतांत्रिक देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी नदी के पानी को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच ये विवाद है और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा क्या होती है। देखिए, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है और इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ग्राम सभा क्या होती है कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, ठीक है, वो एक ग्राम सभा कहलाती है। और इसका सदस्य कौन व्यक्ति होता है। तो कोई भी व्यक्ति वयस्क हो, यानी कि इसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो,
और वोट देने का अधिकार हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है कि वार्ड पंच कौन होता है। तो देखिए, जो एक ग्राम पंचायत होती है उसे कई वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। नेक्स्ट है कि सरपंच को कौन चुनता है। तो इसका आंसर है कि पंचायत क्षेत्र के जो सभी लोग होते हैं वो मिलकर सरपंच को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं और बहुमत वाला जो नेता होता है वो सरपंच गांव का चुना जाता है। नेक्स्ट है कि सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, ये जो सचिव है ये भी ग्राम पंचायत में ही होता है। तो ये चुना नहीं जाता, इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सचिव का क्या काम है, यानी कि सचिव ग्राम पंचायत में क्या काम करता है। तो देखिए, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी उसको बुलाने का काम करेगा और वहाँ पर जो भी चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे उनका रिकॉर्ड रखने का काम सचिव का होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन सरपंच का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का मुख्य काम क्या है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का मुख्य काम है कि ग्राम पंचायत का जितना भी क्षेत्र है और उसमें जितने भी गांव आते हैं उसमें विकास कार्यक्रमों को लागू करवाने का जो काम है वो ग्राम पंचायत का होता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के काम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो उस गांव की सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और जितने भी सारी चीज़ें होंगी उनका निर्माण और उनका रख रखाव करना। इसके अलावा स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना भी ग्राम पंचायत का काम है। और गांव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करवाने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए, जो घर और बाज़ारों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे जो पैसे आते हैं वो हो गया। इसके अलावा जो सरकारी विभागों द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे जो राशि मिलती है वो, और इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये ग्राम पंचायत की आमदनी के मुख्य स्रोत हैं। अगला है कि लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था, ये है लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी। अगला है दूसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हो गया पहला स्तर। दूसरा है विकास खंड, जैसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर विकास खंड आते हैं और एक विकास खंड में कई ग्राम पंचायत आती हैं। इसके बाद पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? तो जिला पंचायत। जिला पंचायत या जिला परिषद कहा जाता है। अगला है कि जिला परिषद का क्या कार्य है। तो देखिए, जो जिला परिषद होती है वो पंचायत समिति की मदद से सभी पंचायतों में जो आवंटित राशि है उसके वितरण की व्यवस्था करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यों में जो पंचायत संबंधी कानून है वो कैसे होते हैं। अलग अलग राज्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, पंचायत संबंधी जो कानून होते हैं वो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है। तो देखिए, कई बार गाँव में क्या होता है कि लोग ज़मीन के पीछे, अपने खेतों के पीछे लड़ाई करने लग जाते हैं, इसलिए उनकी सभी की जो ज़मीनें होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको नापा जाता है, फिर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन ये काम कौन करता है, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। तो ये काम होता है पटवारी का, या जिसे लेखपाल, कानूनगो, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला है कि खेत नापने के लिए पटवारी जिस लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ज़रीब कहते हैं। नेक्स्ट है कि पटवारी इसके अलावा और क्या कार्य करता है। तो देखिए, पटवारी जो है वो भूमि कर, इनकी टैक्स इकट्ठा करता है और अपने क्षेत्र में जितनी भी फसलें उगती हैं उनके बारे में जानकारी रखता है या देता है। भारत के सभी राज्य किस में बटे हुए हैं। तो ज़िलों में, यानी कि जैसे हमारा देश है भारत, फिर उसे राज्यों में बांटा गया है और फिर राज्य जो होता है उसे ज़िलों में बांटा जाता है। फिर ज़िले के उपखंड किए जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे तहसील या तालुका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है।
तो जिला अधिकारी होता है जो कि ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। और जिला अधिकारी के नीचे कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। और पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा? तो तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है हमारा कि ज़मीन से जुड़े जो विवाद के मामले होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं? तो तहसीलदार के दफ्तर में ये मामले सुने जाएंगे। हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है? तो इसके मुताबिक जो बेटे हैं, बेटियां हैं और उनकी माँ, उनको ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। शहर की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। ये तो थी ग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था, अब बात करते हैं शहर की। तो देखिए, जो शहर है उसे वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से पार्षद चुने जाते हैं। उसके बाद विभिन्न मुद्दों पर शहर में निर्णय लेने का काम कौन करेगा? तो पार्षदों की समिति, यानी कि हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा और पार्षदों को मिलाकर समितियां बनाई जाती हैं अलग अलग। वो सब मिलकर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती हैं। और इनको लागू करने का काम कौन करता है? तो आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो इन निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कर्मचारी और आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सरकार करती है इनकी नियुक्ति। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति करती है, उसी तरह शहर में कर्मचारी, प्रशासनिक जो कर्मचारी होगा और आयुक्त यानी कि कमिश्नर होगा, उनकी नियुक्ति सरकार करेगी। तो देखिए, ये थे हमारे 6th क्लास की चैप्टर से 6th क्लास की जो बुक है उसके सभी चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे वो बन सकते थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और आप सभी को आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी आप अच्छे से करके आइएगा कॉन्फिडेंस के साथ, और बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे एक बार के लिए छोड़ दें और फिर बाद में ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो आपको आंसर ज़रूर आ जाएगा। और एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।